नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुंदरा सर एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार हम राजस्थान कला संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए थे और आज हम लेके आए हैं राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 6। मित्रों देखिएगा, भाग नंबर 6 का ये पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मांड गायिका पूछी गई है और उसका संबंध क्या बीकानेर से नहीं है। इनमें से कौन है जो बीकानेर से नहीं है? क्या गौरी देवी नहीं है, या हाजन अल्लाह जिलाबाई नहीं है, या फिर बन्नो बेगम नहीं है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखें, गौरी देवी जो है इनका संबंध बीकानेर से है और इनका संबंध बीकानेर से है। और मित्रों याद रखिएगा, इनको मरु कोकिला भी कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो गौरी देवी को कहा जाता है। अगला है हाजन अल्लाह जिलाबाई। ये जो अल्लाह जिलाबाई है इन्होंने केसरिया बालम, मित्रों याद रखिएगा, जो राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, केसरिया बालम जो गीत है ये इन्होंने गाया था और इन्होंने ये गीत लंदन के अल्बर्ट हॉल में गाया था। मित्रों याद रखिएगा, केसरिया बालम नामक गीत जो अल्लाह जिलाबाई ने अल्बर्ट हॉल, लंदन के अल्बर्ट हॉल में गाया था, इसी अल्लाह जिलाबाई को 2003 में, मित्रों याद रखिएगा, 2003 में इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था और इनका संबंध भी बीकानेर से है। तो यहाँ पर गौरी देवी का संबंध भी बीकानेर से है और अल्लाह जिलाबाई का संबंध भी बीकानेर से है और इन दोनों का जो संबंध है वो मांड गायकी से है। मित्रों याद रखिएगा, इन दोनों का जो संबंध है वो मांड गायकी से है। अगला जो ऑप्शन है वो है बन्नो बेगम, इनका संबंध जयपुर राजघराने से है। मित्रों याद रखिएगा, इनका संबंध जयपुर घराने से है और इन्होंने यूं कहें तो गायत्री देवी जो राजकुमारी थी, गायत्री देवी के यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर गीत गाए थे, गजल गायिका गाई थी। और बन्नो बेगम का संबंध जयपुर से है और गौरी देवी का संबंध बीकानेर से है और अल्लाह जिलाबाई का संबंध भी बीकानेर से है। यहाँ पर फिर से देखिएगा, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा से, यानी जो बन्नो बेगम है इसका संबंध जयपुर में है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, संगमरमर पर पच्चीकारी का जादूगर किसे कहते हैं? मित्रों देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संगमरमर पर पच्चीकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? एग्जाम में अधिक बार अलग अलग जादूगर के नाम से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है क्या रामकिशन सोलंकी, बे ऑप्शन चांद मोहम्मद खां, भंवरलाल अंगीरा और करपाल सिंह शेखावत। मित्रों देखें, यहाँ पर पूछा गया है संगमरमर पर पच्चीकारी का जादूगर, अर्थात यहाँ पर मूर्ति कला पूछी गई है। मित्रों याद रखना, मूर्ति कला, अगर बात करें पहली बार मूर्ति कला के जो अवशेष हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। मित्रों याद रखिएगा, पहली बार जो हमें अवशेष मिलते हैं मूर्ति कला के वो अवशेष सिंधु घाटी से मिलते हैं और जो कि ये जो मूर्ति है वो हमें मात्र देवी की मूर्ति मिलती है। किसकी मिलती है? तो ये मात्र देवी की मूर्ति देखने को मिलती है, मात्र देवी की मूर्ति मिलती है। और बात करते हैं मूर्ति कला से, तो देखें मूर्ति कला की बात करें तो आपने सुना होगा मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश के समय मूर्ति कला की 2 शैलियां विकसित होती है, जिसमें एक शैली का नाम होता है गांधार शैली। मित्रों याद रखना, एक शैली होती है गांधार शैली और जो दूसरी शैली होती है उसका नाम था मथुरा शैली। ये जो 2 शैलियां विकसित होती है वो मौर्य वंश में विकसित होती है। उसके बाद बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश की बात करें मूर्ति कला को लेकर के, तो याद रखना भारत में मूर्ति कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो गुप्त काल को माना जाता है। इसे मूर्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है, इसे मूर्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अब बात कर लेते राजस्थान की। राजस्थान में स्थापत्य कला के जो जनक हैं वो कुंभा को माना जाता है और कुंभा के समय में ही एक विजय स्तंभ बना था। मित्रों याद रखना, राजस्थान में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जो कि किसके समय बनता है? कुंभा के समय, जिसे मूर्तियों का
मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा, इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, और इसे ही मूर्तियों का शब्दकोश भी कहा जाता है। मित्रों याद रखना, मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो ये विजय स्तंभ को कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर और मूर्तियों का शब्दकोश कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि मूर्तियों का जो जादूगर है वो किसे कहा जाता है? तो मूर्तियों को जो जादूगर है वो भंवरलाल अंगीरा को कहा जाता है, भंवरलाल अंगीरा को कहा जाता है। मित्रों याद रखना कि यहाँ पर जो राम किशन जो सोलंकी है वो नगाड़ा जादूगर है। नगाड़े के जादूगर अगर राजस्थान में कोई हुए हैं तो वो राम किशन सोलंकी हुए हैं। इनका संबंध तो पुष्कर अजमेर से है। मित्रों याद रखिएगा कि राम किशन सोलंकी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध अजमेर से है। और ये किसके जादूगर कहलाते हैं? तो ये नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। और दूसरा है चांद मोहम्मद खां, ये शहनाई के जादूगर कहलाते हैं, शहनाई के जादूगर कहलाते हैं। तो मित्रों देखें यहाँ पर 3 जादूगर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि नगाड़े के जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी। और शहनाई के कौन है? चांद मोहम्मद खां। और यहाँ पर मूर्ति कला के कौन है? तो भंवरलाल अंगीरा है। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, जबकि जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, संगमरमर पर पच्चीकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा से भंवरलाल अंगीरा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? फिर से देखिएगा मित्रों, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है तिलवाड़ा मंदिर को कहा जाता है, या फिर किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, या फिर रणछोड़ दास मंदिर को कहा जाता है, या फिर भंड देवरा मंदिर को कहा जाता है। तो मित्रों देखें क्या होता है खजुराहो। तो देखें खजुराहो मंदिर की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न जगह मंदिर हुए हैं, उन्हें खजुराहो की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों देखिएगा ये है अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान। और इस राजस्थान में बात करें तो देखें उदयपुर में अंबा माता का मंदिर है, अंबा माता का मंदिर है। और इस अंबे माता को यहाँ पर याद रखिएगा, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो किसका खजुराहो कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। यहाँ पर है 12, यहाँ पे है 12, और 12 में है भंड देवरा, 12 में है भंड देवरा मंदिर। इस भंड देवरा मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और इसे ही राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? अंबा देवी के मंदिर को कहते हैं। जबकि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंड देवरा 12 को कहते हैं। इसे ही मिनी खजुराहो भी कहते हैं। और बात कर लेते हैं राजस्थान में, यहाँ पर है बाड़मेर, और बाड़मेर में है बालोतरा बाड़मेर के यहाँ पर किराड़ू जैन मंदिर है, किराड़ू जैन मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं मित्रों? खजुराहो कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू जैन मंदिर को कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? अंबा देवी के मंदिर को कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा 12 को कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बे, किराड़ू मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, 6 जुलाई 2019 में निम्न में से किस धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा 6 जुलाई 2019 में निम्न में से किस धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया था? इसका पहला ऑप्शन है क्या कोंबलगढ़ दुर्ग को, बे ऑप्शन है जंतर मंतर को, से ऑप्शन है जयपुर के परकोटे को, या फिर विजय स्तंभ को। जो चौथा ऑप्शन है वो है विजय स्तंभ को। तो देखें
कोमलगढ़ को जो है 2013 में रखे गए थे। ये कब रखे गए थे? 2013 में। और जंतर मंतर की बात करें तो इसे 2010 में यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। अब बात कर लेते हैं जयपुर परकोटे की। तो देखिएगा मित्रों, ये जो जयपुर परकोटा आपको दिख रहा है, जयपुर परकोटा ये 9 मील का है। कितनी इसका जो लंबाई है वो कितनी है? 9 मील है। ये जो जयपुर परकोटा है सबसे पहले सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। मित्रों याद रखिएगा, किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसका जो वास्तुकार था वो था विद्याधर, इसका वास्तुकार था वो था विद्याधर। और इसी जयपुर परकोटों को रंगवाया था। अगर पूछ ले कि जयपुर परकोटे पर किसने गेरुआ रंग या फिर गुलाबी रंग से रंगवाया था, तो देखें रंगवाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसे जो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था। लेकिन अगर पूछ ले जयपुर परकोटे पर गुलाबी रंग या गेरुआ रंग किसके कहने पर इन्होंने रंगवाया था, तो याद रखना डॉक्टर H.N. हैंडले के द्वारा कहने पर इन्होंने इसको रंगवाया था। और बात कर लेते हैं जयपुर परकोटे को विश्व की धरोहर में कब रखा गया था, तो ये 6 जुलाई 2019 को रखा गया था। और याद रखिएगा यहाँ पर इस परकोटे के 7 द्वार है। मित्रों याद रखिएगा कि जयपुर परकोटे के कितने द्वार है, तो यहाँ पर 7 द्वार है। और ये कितने नंबर का है, तो ये 38वें नंबर में सूची में रखा गया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा से। जयपुर परकोटे को 6 जुलाई 2019 में विश्व धरोहर में रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। अगर मित्रों आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 5वां प्रश्न देखें, सुपासना चरित्रम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुपासना चरित्रम क्या है? क्या ये चित्रित ग्रंथ है या फिर शिलालेख है, हथियार है या फिर रथ है? मित्रों देखें, सुपासना चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है। इसका संबंध मेवाड़ से है। कौन सी शैली से है? तो मित्रों याद रखिएगा इसका संबंध मेवाड़ शैली से है। ये जो चित्रित ग्रंथ है वो राणा मोकल के समय बनता है। किसके समय बनता है? राणा मोकल के समय बनता है। इसका जो चित्र हमें देलवाड़ा सिरोही में देखने को मिलता है, देलवाड़ा सिरोही में अपने को देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं सुपासना चरित्रम जो चित्र है वह चित्र वर्तमान में सरस्वती भंडार जो संग्रहालय है उदयपुर में, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चित्रित ग्रंथ सुपासना चरित्रम। ने तो शिलालेख है, ने हथियार है और ने ही रथ है। ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो 6वां प्रश्न। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? मित्रों फिर से देखें, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? तो देखें, पहला ऑप्शन चूप रखन, दूसरा ऑप्शन अणत टड्डा, तीसरा ऑप्शन लौंग नत चौंप और चौथा ऑप्शन है पीपल पन्ना लटकन या बाली। मित्रों देखिएगा ये जो चूप और रखन है वो दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है। और देखें अणत और टड्डा ये हाथ के आभूषण है। किसके आभूषण है? हाथ के आभूषण है। लोंग नत और चौंप ये नाक के आभूषण है। जबकि पीपल पन्ना और लटकन बाली ये कान के आभूषण है। मित्रों फिर से देखें, चूप और रखन किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है। अणत और टड्डा हाथ के आभूषण है। लोंग नत और चौंप नाक के आभूषण है। पीपल पन्ना और लटकन बाली ये कान के आभूषण है। यहाँ पर नाक के आभूषण पूछे गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा लोंग नत और चौंप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। यहाँ पर पूछा गया है जनजाति कौन से जिले में ये निवास करती है। तो देखिएगा क्या कथोड़ी जनजाति जयपुर में या फिर उदयपुर, बारा या फिर राजसमंद। तो मित्रों देखें ये जो कथोड़ी जनजाति है वो कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। मित्रों याद रखिएगा अगर आपको पूछे कि कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है तो ये महाराष्ट्र की है। कथोड़ी जनजाति जो है
कोटड़ा तहसील उदयपुर में सर्वाधिक रहती है। मित्रों याद रखिएगा, कथोड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो कोटड़ा तहसील उदयपुर में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति के द्वारा कत्थे के पेड़ से, कत्थे के पत्तों से यहाँ पर एक खेर के पत्तों से कत्था तैयार किया जाता है। लेकिन पूछा जाएगा कौन सी प्रणाली के द्वारा, तो मित्रों याद रखना हांडी प्रणाली के द्वारा यहाँ पर कत्था तैयार किया जाता है। किसके पेड़ों से, खेर के पत्तों से। और अगर बात करें कथोड़ी जनजाति की, तो यहाँ पर महिलाएं मराठी अंदाज में, मित्रों याद रखिएगा, मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहा जाता है। तो मित्रों याद रखिए फड़का क्या है, तो याद रखना कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती उसे क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। तो इसमें से देखें कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसका राइट आंसर होगा बे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। ये नहीं है। ऐसे प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। क्या दादूपंथी नहीं है, क्या विष्णुई नहीं है, निम्बार्क नहीं है, या फिर लाल दासी नहीं है। तो मित्रों देखिएगा क्या होता है निर्गुणोपासक। मित्रों देखें एक शब्द आता है भक्ति जो शब्द है यहाँ पर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। भक्ति का अर्थ होता है अर्चना करना, पूजा करना, और ये जो भक्ति भाव है इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। भक्ति भाव की बात करें तो भक्ति के जो जनक है, उत्तरी भारत में बात करें तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, मित्रों दो भागों में बांट लेते हैं भक्ति को। तो दक्षिणी भारत में हुए हैं शंकराचार्य, कौन हुए हैं, शंकराचार्य, और उत्तरी भारत में हुए हैं रामानंद। मित्रों याद रखना उत्तरी भारत में हुए हैं रामानंद। और बात करें निर्गुणोपासक की, तो देखें भक्ति भाव दो भाव से होते हैं। एक होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, और एक होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, जिसे निर्गुण कहा जाता है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं उसको सगुण भक्ति भाव कहा जाता है। इस प्रकार इसमें से जो सगुण भक्ति भाव वाले हैं वो दादू संप्रदाय के हैं, विष्णुई संप्रदाय के हैं और लाल दासी संप्रदाय के हैं। जो निर्गुणोपासक नहीं है वो है निम्बार्क। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा से। कौन सा होगा, से, निम्बार्क यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर पर देखें, पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या ये शेखावाटी से है, ढूंढाड़ से है, मारवाड़ से है, या फिर मेवाड़ से है। तो मित्रों देखें पेजण जो नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता। किस अवसर पर किया जाता, दीपावली पर ये पुरुषों द्वारा महिला बनकर ये नृत्य किया जाता है, अर्थात महिला बनकर स्वांग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वांग, जिसे पेजण नृत्य कहा जाता है। ये जो पेजण नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र का है। कहाँ का है, वागड़ क्षेत्र का, या फिर यूं कहें ये कहाँ किया जाता है, तो ये मेवाड़ में किया जाता है। फिर से देखिएगा ये कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कौन करते हैं इसको, पेजण नृत्य को पुरुष करते हैं। पुरुष क्या बनते हैं, महिलाएं बनते हैं। कहाँ किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में, या फिर कहाँ किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह की योग्य आयु क्रम से रखी गई है। मित्रों फिर से देखिएगा 10वां प्रश्न। हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रम से रखी गई है। क्या 18 से 14 वर्ष रखी गई है, या फिर 21 वर्ष से 18 वर्ष रखी गई है,
या फिर 18 वर्ष से 15 वर्ष रखी गई है या फिर 19 वर्ष से 16 वर्ष रखी गई है। मित्रों देखिए क्या होता है बाल विवाह। तो मित्रों याद रखना कि बाल विवाह वह विवाह होता है जो नाबालिग लड़का और लड़की के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। ये बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह का उल्लेख सबसे पहले हमें हर्ष चरित्र में मिलता है। मित्रों याद रखना कहाँ पे देखने को मिलता है, हर्ष चरित्र में। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। तो सबसे पहला जो उल्लेख है बाल विवाह का वो हमें कहाँ मिलता है, हर्ष चरित्र में मिलता है। और यूं बात करें बाल विवाह की रोकथाम की बात करें तो सबसे पहले जोधपुर रियासत में इसकी रोक लगी थी। उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था शारदा एक्ट। ये जो शारदा एक्ट है वो हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया था। ये हरविलास शारदा जो है इसका संबंध अजमेर से है। ये कब बनता है तो ये 1929 में बनता है, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू कब होता है तो ये 1930 में लागू होता है। इसी शारदा एक्ट में ही लड़के की जो उम्र है वो 18 है और लड़की की जो उम्र है वो 14 तय की गई थी। लेकिन जब इसमें संशोधन हुए थे, ये संशोधन 1978 में होते। मित्रों याद रखना ये जो संशोधन है वो 1978 में हुए थे और 1978 में 21 व 18 उम्र की गई थी, यानी लड़के की जो उम्र है 21 है और लड़की की उम्र होगी 18। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध प्रतिषेध एक अधिनियम लाया गया था। वो 2006 में बनाया गया था, लेकिन ये लागू कब होता है 2007 में ये लागू होता है। इस प्रकार हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की जो विवाह की आयु योग्य आयु है वो कर्म से क्या दी गई है 18 और 14 वर्ष दी गई है। इस प्रकार 10वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी कोई परीक्षार्थी वो लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।